मैं बात करने वाला हूँ कश्मीर फाइल्स मूवी पर। तो मैं आपको दिखाऊं कि मैं कश्मीर फाइल्स मूवी मैंने देखी। ये रही मेरी बुकिंग। ठीक है, आप बुकिंग से देख सकते हैं हमारी। और आज मैं यॉर्कशायर में था, तो शेफील्ड में जाकर के मैंने मूवी देखी। और आते वक्त बड़े अच्छे नज़ारे थे। एक कुछ स्नैप्स भी ली, कुछ पिक्चर्स भी लिए हमने। और इसको मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ी प्यारी सी स्नैप ली मैंने। ये आप देखें, ये मोबाइल फोटो ही ली है ना, काफ़ी प्यारी सी। आप देखें, काफ़ी प्यारी सी स्नैप। अच्छा, तो बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ रहा था और इस पर मेरी पहले से भी काफ़ी रिसर्च है। मैं 4 बार कश्मीर जा चुका हूँ, वो भी एक मिलिटेंसी के दौर में। मैं 92 में गया। आप समझे 92 में क्या माहौल रहे होंगे। फिर मैं वहाँ गया, आपको 96 में मैं गया। 96 के बाद मैं फिर से गया वहाँ पे समवेयर अराउंड 2000 में इंडिया आया था वापस रशिया से। उसके बाद मैं गया और फिर मैं अपनी मैरिज के बाद में कश्मीर गया और वहाँ काफ़ी एक्सटेंसिव टूर की, श्रीनगर की और क्या कहते हैं श्रीनगर की और गुलमर्ग वगैरह की। तो वहाँ की मैंने एक्सटेंसिव टूर की। और जब मैं कश्मीर की बात करता हूँ तो मैं जम्मू की बात नहीं कर रहा। मैं 6 बार मैं वैष्णो देवी जा चुका हूँ। तो जम्मू या पटनी टॉप की बात नहीं करता हूँ, मैं प्रॉपर वैली की बात करता हूँ, जहाँ पे जो प्रॉपर कश्मीर वैली हो गई। फिर उसमें से आप अनंतनाग वगैरह जाते हैं, सोनमर्ग जाते हैं, गुलमर्ग जाते हैं, टैंगमर्ग जाते हैं। तो ये सारे को क्रॉस करते हुए फिर आप उधर लेह लद्दाख चले जाते हैं। एक बार तो मैंने ट्रिप भी की, मनाली से होकर के मैं लेह गया और मुझे बताया गया था कि वहाँ पे कच्ची सड़कें हैं। बल्कि मुझे तो बस बोल्डर मिले, लेकिन मैं आभार मानूंगा। उस समय टाटा की कौन सी गाड़ी आ रही थी, नाम भूल गया मैं, जेवेंसी आ रहा है मुझे लगता है। तो वो टाटा की सफारी नहीं थी, उससे नीचे की गाड़ी थी। तो वो वाली गाड़ी में लेकर के गया था और बड़े प्यार से चली वो टाटा गाड़ी, कहीं कुछ खराबी नहीं आई। और फिर मैं दूसरी तरफ से वापस आया। तो तभी तो कोई करता भी नहीं था वैसे उस ढंग की, कि मतलब यात्रा बहुत ही जोखिम भरी मानी जाती थी। पेट्रोल पंप नहीं होते थे, आपको 2-2 कैनिस्टर साथ में रखने पड़ते थे, 2-2 स्टेपनी साथ में रखनी पड़ती थी, साथ ही में टायर रिपेयर वगैरह की चीज़ें जो है हम साथ में लेकर के चलते थे। और एयर पंप वगैरह, तो इस ढंग से हमने जर्नी की है। तो कश्मीर को बड़े ही प्यार से देखा। डल में रहते थे। आपको मैं घटना बताऊं, इवन 2004 की, जब मैं 2004 में भी गया था तो डल बिल्कुल सूना था। इतना सूना डल, पर्यटक नहीं थे वहाँ पे। 2004 की मैं बात कर रहा हूँ। 2004 में वहाँ पे पर्यटक नहीं थे। लोग बोल रहे थे बड़ा बेवड़ा आदमी है, यहाँ घूमने चला है। और जब मैं डल पे ठहरा तो वहाँ शिकारे वाले हमारा इतना ख्याल रखते थे। तो भाई साहब पूछो मत, शिकारा इतना बढ़िया है, सुंदर बना हुआ है। जो लकड़ी की जो कशीदाकारी है, जो उसमें कालीन लगे हैं, फर्नीचर लगे हैं, जो लाइटें लगी है, आप शिकारे में रात गुजारो, बिल्कुल लगेगा कि जन्नत में हुआ। वो हालांकि उस समय रिस्क बहुत बड़ा था, अभी भी रिस्क है। तो मैंने वहाँ पे बातें की। और शिकारे वाले का कुछ एक्स्ट्रा टेंशन हमारी तरफ था। तो हमारी पत्नी साहिबा डर गई थोड़ी। फिर मैंने थोड़ी सी बात भी की तो वो रोने लगा बंदा। बोला वो बात नहीं, हम चाहते हैं कि लोग आएँ
और इतने सालों में टेररिज्म की वजह से हमारा जो नुकसान हुआ है भाई साहब, हम तो भूखे मर गए। ठीक है, तो ये एक उनकी कहानी थी। फिर मैंने वहाँ से ट्रेवल की, डिसाइड किया कि जाएंगे बस से या टैक्सी से। तो जो कश्मीर फाइल्स फिल्म में दिखाई गई है बात कि वहाँ पे वाकई में पाकिस्तान की करेंसी वापस दे देते थे, तो ये वाकया मेरे साथ भी हुआ। हालांकि मैंने हिंदी में ही बात बात की, लेकिन बड़ी कड़क से बात की। मैंने क्लियर बोला कि देख, तू मुझे बाहरी समझ रहा है तो मैं बाहरी नहीं हूँ, मेरी जुबान बाहरी है। मुझे सेम पैसे चाहिए, नहीं तो फिर तुम्हारी खैर नहीं, तू पूरे ही पैसे ले जा, मुझे वापस मत देना। तो मुझे फिर उस टैक्सी वाले ने पैसे वापस दे दिए। देन अगेन हम बस से मैं गया आपको बटमाला से गुलमर्ग। तो बटमाला से जब मैं बस में चढ़ा तो काफ़ी औरतें थी, हिजाब वगैरह में थी, तो मैं पिक्चर वगैरह लेने की कोशिश कर रहा था। औरतें यूँ मतलब आगे आकर के चाह रही थी कि उनका पिक्चर लिया जाए। और तभी एक जनाब आए, दाढ़ी वाड़ी रखी हुई, उन्होंने जनाब आप लगता है तस्वीरें निकाल रहे हैं। जी हाँ, मैं ले रहा हूँ फोटो। तो बोले आप हमारी औरतों की तस्वीरें नहीं ले सकते, उन्हें बड़ा एतराज है। तो मामले की गंभीरता समझते हुए मैंने बोला मैं आपकी औरतों की नहीं ले रहा हूँ, मैं अपनी वाइफ की ले रहा हूँ, वो देखिए सामने बैठी है, और बाकियों की मैं नहीं ले रहा हूँ। फिर उन्होंने बोला मना किया तो मैं मान गया। उसके बाद मेरी वाइफ तो नीचे बैठी रही, लेकिन मैं बस की छत पे भी जा कर के चला गया। और तब प्रिंट की पिक्चरें हुआ करती थी, मेरे पास है वो सारी, तो मैंने वहाँ बस अड्डे की पिक्चर ली और हर जगह ली। डिस्पाइट टेररिज्म मैं उतना थ्रेटेंड फील नहीं किया। फिर मैं गया गुलमर्ग। अब गुलमर्ग से और श्रीनगर का जो बस स्टेशन है वही आप एक ढंग से मान लें कि बटमाला है। वहाँ की दूरी मुश्किल 50 किलोमीटर रही, मुझे 4 घंटे लगे। और सड़कें तभी काफ़ी टूटी फूटी। तो मैंने बोला कि भाई अब यहाँ का यूथ और लोग परेशान नहीं होगा तो और क्या करेगा। तो काफ़ी वहाँ जो यूथफुल लोग थे वो मेरे साथ हो लिए, बोले ये बंदा तो अपनी तरह की बात करता है। यूथ में उस समय फ्रस्ट्रेशन थी। फिर बात आती है कि वहाँ मैं गया तो बहुत ही शांति, ज़्यादा लोग नहीं, बहुत ही कुछ एक लोग। फिर मैं बॉर्डर तक वहाँ से ट्रैकिंग कर कर के गया। गुलमर्ग के पास बॉर्डर लगती है, आप बिल्कुल ही पीक पे चले जाएं तो बीच में खाई है, खाई के उस तरफ पाकिस्तान के रेंजर्स आपको दिख जाएंगे, इस तरफ इंडियन रेंजर्स दिख जाएंगे। तो वहाँ तक गया। फिर होटल में आया, होटल में भी काफ़ी सर्द थी। तब जून का महीना था, फिर भी सर्दी इतनी ज़्यादा पूछे मत कि आपको वार्मिंग ब्लैंकेट की ज़रूरत पड़ जाती है रूम हीटिंग के बावजूद भी। तो इतनी ज़्यादा ज़्यादा सर्द सर्द थी। शाम के समय खास खास करके खाना लजीज था, हम खाना वगैरह खाए। लेकिन 2-4 लोग थोड़े ज़्यादा घुल मिल रहे थे तो हम लोग ससेप्टेबल हो गए, लेकिन हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। अब कहने का मतलब है कि मैं तब भी सेफ था, उसके बाद भी पहले जो गया था आप समझ सकते हैं उस हालत में सेफ था। लेकिन आप इसकी गारंटी नहीं ले सकते कि आप सेफ हैं। आपके जब तक प्लान एंड ट्रेंडम है और एक सर्टेन माहौल से गुजर रहे हैं तो शायद आप सेफ हैं, लेकिन वहाँ सेफ्टी की गारंटी आज भी नहीं है। अब आइए कश्मीर फाइल्स पे। मूवी मैंने देखी, अच्छी मूवी थी, और भी दमदार बनाई जा सकती थी मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने देखा है वहाँ क्या हुआ है लोगों के साथ। एक सर्टेन एंगल को लेकर के बनाया गया, जस्ट छोटे से एंगल को, और बहुत छोटा सा पोर्ट्रेयल है। लोगों ने कहीं इससे ज़्यादा तराशी सही है, कहीं ज़्यादा बढ़ चढ़ के सही है, बहुत कम दिखाया गया है। जो लोग बोल रहे हैं कि इसमें
हिंसा का प्रचार किया गया है, ये वो नफरत फैलाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, सब झूठ है। बहुत ही सेंसिबल मूवी है और बहुत जिंदगी से बहुत बैलेंस करके विवेक जी ने ये मूवी बनाई। ठीक है, जब मैं मूवी देख करके थिएटर से निकला तो काफ़ी समय तक क्वाइट था, मूवी में मेरी धड़कन काफ़ी बड़ी थी, लेकिन थोड़ा सा आप अपने आप को रियलाइज करते हैं, देन हॉल लगभग 50% फुल थी। वहाँ पे वेडनेसडे को यूजुअली यूके में लोग निकलते नहीं हैं, फिर भी काफ़ी लोग थे। तो मैंने कोशिश की कई लोगों से बात करने की, और मैंने इंट्रोडक्शन भी दिया कि मैं यूट्यूबर भी हूँ, ब्लॉगर भी हूँ और डॉक्टर भी हूँ, तो क्या आप इस मूवी पे कोई रिएक्शन देना चाहेंगे? किसी ने रिएक्शन नहीं दी। और समझिए कि तब भी हमने इस चीज़ को इग्नोर किया और अब भी हम इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। आपका रिएक्शन क्या देना था? आप बोल देते मूवी अच्छी है, बुरी है, चीज़ें इसमें अच्छी हैं, बुरी हैं, ज़्यादा दिखाया गया, कम दिखाया गया। आपके पास तो मेरी तरफ से कोई वैसा डिमांड था नहीं, लेकिन आगे आने के लिए लोग तैयार नहीं हैं आज भी। और यही चीज़ मैं बोल रहा था कि जब मैं इंडियन पेट्रोल चैनल की यूट्यूब चैनल की तैयार की थी, तो मेरा इरादा था कि मैं इसे एक इम्प्रॉम्प्टू टॉक शो की तरह रखूँगा। जैसे अभी आप मेरी चीज़ें देखेंगे, इसमें कहीं कोई एडिटिंग नहीं है, जैसे मैं बस आपसे बातें कर रहा हूँ। तो जो मेरे 5,500-6,000-7,000 दोस्त थे, एक सिंगल बंदा सामने नहीं आया। एक तो आए भी तो वो बस किनारे कट के निकल लिए। तो इतना डर किस बात का? मैं ये थोड़ी कर रहा हूँ कि भैया गन उठाओ और किसी को भून दो, लेकिन आवाज़ तो उठाओ। और ये भी नहीं कर रहा हूँ कि किसी को गाली करो, लॉज करो। तर्क से, तर्क से उनको तो मूवी में क्या दिखा है, यही चीज़ दिखाई गई। उन्होंने तर्क दिया कि ये चीज़ें थी। और ये भी एक कटु सत्य है कि जो हमारे इन्वेडर्स थे, जिन्होंने हमें इन्वेड किया, जिन्होंने हमारी धरती पे जबरदस्ती कब्जा किया, वो उसके मालिक बनते हैं और कहते हैं कि भैया आप यहाँ से बाहर जाओ, है ना। एक तो पूरे हिंदुस्तान में जो लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रावधान है, वही गलत है। होनी चाहिए थी वन नेशन वन लॉ। ये कैसी अपरिपक्वता है कि आप कश्मीर के लोग हैं तो कहीं भी आ जा सकते हैं और हिंदुस्तान वाले नहीं आ जा सकते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का ना गलत होगा, बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया, तो कौन सी ऐसी खासियत है भाई आपके कश्मीरी होने का? बल्कि वो तो गलत है कि आपने मारा कूटा, लोगों को कन्वर्ट कराया। नहीं तो आप पॉपुलेशन का रेशियो देखिए ना, कि मुस्लिम इन्वेडर्स हमारे इंडिया में आए। अब आबादी आप लगा लीजिए, पाकिस्तान की 21-22 करोड़ की आबादी है, 20 करोड़ की आबादी आपकी बांग्लादेश देश की है, 40 करोड़ की आबादी इंडिया के अंदर में है। हाँ, तो 80 करोड़ की आबादी हो गए। नेपाल और क्या कहते हैं श्रीलंका, भूटान वगैरह मिला के 1 करोड़ और भी हो जाएंगे, उनको छोड़ भी दें तो 80 करोड़ की आबादी। आप किस रफ्तार से आपने आबादी बढ़ाई? आप तो आए थे 10,000, 20,000, 25,000, 1 लाख आए थे, तो 1 लाख की पॉपुलेशन 80 करोड़ थोड़ी हो जाती है। आपने लोगों को कन्वर्ट किया, मारा। तो आज हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम किसी से बदला लेंगे, बट मैटर ऑफ इक्वलिटी होनी चाहिए, है ना। मैटर ऑफ इक्वलिटी होनी चाहिए कि भाई ऐसा है कि जो अधिकार कश्मीर के लोगों को दिया जाए, जो कि भारत का एक स्टेट है, वो भारत के बाकी राज्य के लोगों को भी सेम अधिकार दिया जाए। या तो लॉ ऐसा हो, है ना, या फिर ऐसा हो कि ठीक है कि कश्मीर के लोग, कश्मीर में लोग अपनी दूसरे स्टेट के लोग आ नहीं जा सकते, जा नहीं सकते, या किसी ढंग का व्यवसाय नहीं जमा सकते, कोई शादी ब्याह करने पर किसी ढंग की कोई
उनको राइट उनके खत्म हो जाते हैं, तो सेम चीज़ कश्मीरियों के लिए भी होना चाहिए और बाकी स्टेट में भी ऐसी होनी चाहिए। लेकिन अलग अलग रूल एक देश के अंदर में नहीं होना चाहिए। एक देश एक संविधान और एक ही विधान, ठीक है। तो हमें क्या कहना है, हमारी जो रोल बनती है एज अ कॉमनर, क्योंकि हम तो चीफ जस्टिस है नहीं मिलोड, क्योंकि मिलोड ने ही सबसे ज्यादा देश का नुकसान किया है। जो कोर्ट कचहरी अच्छी होती तो आज देश में जो करप्शन का हाल है, जो ये नॉनसेंस चल रहा होता है, ये होता ही नहीं। क्रिमिनल हमारे यहाँ इलेक्शन लड़ते हैं, है ना, वो चीज़ नहीं होती। क्राइम करने वाले लोग फ्रीडम से घूमते, उनको इनाम मिलता है, वो चीज़ नहीं होती। इस मूवी में भी एक चीज़ दिखाया गया कि आप हमें आकर के 600, 500, 400 रुपये देते हैं पूरे परिवार के लिए, इतना दर्दनाक बात है। और हम इन टेंट्स में रह रहे हैं, और तब शायद ऐसा जमाना भी था कि जब रोजगार नहीं थे। आज की तारीख से मैं कंपेयर करूं तो आज किसी के पास काम नहीं है, तो मोस्टली क्योंकि वो काम करना नहीं चाहता है। क्योंकि आप शहरों में आ जाएं तो देखें हर घर के लोग काम कर रहे हैं, तो उनको भी एक हेल्पर की ज़रूरत होती है। जैसे मुझे एक ईमानदार कोई हेल्पर मिल जाए तो घर पे आराम से मैं रखूँ। मुझे एक ड्राइवर की ज़रूरत है, मैं आराम से उसको लाखों के नहीं दूंगा, लेकिन 10-15 हज़ार दे दूंगा। मुझे एक पीए की ज़रूरत है, 10-15 हज़ार दे दूंगा। मुझे एक घर में काम करने वाली भाई की ज़रूरत है, जो थोड़ी सफाई कर दे, थोड़ी हेल्प कर दे, डोमेस्टिक हेल्प हेल्प कर दे, तो 10,000 में दे दूंगा। ठीक है, मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन तीनों ही नहीं मिल रहे हैं। तो खुदा न खास्ते आपको मिल जाए तो क्या पता किसी दिन आपकी पूरी परिवार की गर्दन ही साफ हो जाए। हर एवरी सिंगल डे मैं जब भी न्यूज़पेपर उठाता हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, तो एवरी सिंगल डे दिल्ली एनसीआर में 2-4 लोगों का मर्डर डोमेस्टिक हेल्प से या उनके अपने वालों ने ही किया हुआ होता है। ये तो देश की हालत है ना। अच्छा, थोड़ा सा मैं डाइवर्ट हो गया। तो कहने का क्या मतलब था कि हमने समाज को बनाया नहीं अच्छा, तो हमें इस आइडियोलॉजी से चलना पड़ेगा कि जो लोग हैं, लोगों के बीच में ये समझ बनानी पड़ेगी कि देखिए ठीक है, आपके पूर्वजों ने किया, आप न करें, आप इस चीज को समझें, उनको समझाइए। देखिए आज नासा से लेकर के इंडिया का इसरो से लेकर बड़े बड़े जो है, यूरोपियन यूनियन का अपना यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, रशियन स्पेस एजेंसी है, चाइनीज स्पेस एजेंसी है, जापानीज है, ये सारे काफ़ी एडवांस हैं। यही सारे मेनली हैं जो रियल स्पेस एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। तो आज तक तो इन्हें एक प्लेनेट ऐसा नहीं मिला जो कि हैबिटेबल हो। हैबिटेबल भी भूल जाइए, जहाँ कि आप लैंड कर सकते हैं, जहाँ कुछ मिल जाए आपको ढंग से लैंड करने के, बंजर है, वीरान है, हाँ, या तो काफ़ी गर्म है, काफ़ी सर्द है, हवाएं चल रही है, बाकी चीज़ तो भूल ही जाइए। तेज हवाओं का अंदर चल रहा है, तूफान चल रहा है, पानी वगैरह तो भूल ही जाइए, तो आपको नहीं मिली। तो जन्नत कौन सा है? जन्नत ही ना जहाँ हम रह रहे हैं। इतने पशु हैं, इतने पंछी हैं, इतने फ्लावर हैं। मैं फोटोग्राफी करता हूँ, मतलब टाइम नहीं है मेरे पास, मैं 24/7 फोटोग्राफी करूँ तो भी मैं सारी चीज़ों को कैप्चर नहीं कर पाऊँगा। इतनी ब्यूटी है संसार में, इतना इतिहास है, आप जाएं देखें, इतिहास को ही साथ अच्छे ढंग से देख लें तो ही सारा झगड़ा खत्म हो जाए। तो जो कश्मीर स्वर्ग है, इसको इन नालायकों ने नरक बना रखा है। अपने जीते जिंदगी कुछ हुआ नहीं और आगे वाले बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। अरे भाई, आजादी किस चीज से? ये तो तुम्हारा मुल्क है, तुम आजाद हो। तो आजादी से फ्रीडम का फ्रीडम थोड़ा ही होता है भाई। तुम फ्री हो, काम करो, पढ़ो, लिखो, ये करो। अब इस बात को मान करके कि सिर्फ तुम एक खास वर्ग के हो, मुसलमान हो, तो तुमको एक अलग ही देश चाहिए,
तो कब तक चलेगा? तुमने तो देश का पहले बंटवारा कर दिया, 2 देश ले लिए, कितने देश करोगे? और क्या तुम सेम आइडियोलॉजी पे मानते हो? तो जम्मू वाले बोलेंगे कि हमको अलग दे दो, तो वो देने को तैयार नहीं होते हो। और फिर इधर लद्दाख वाले बोलेंगे मेरा अलग देश बना दो, तो वो तो तैयार नहीं होते। हालांकि अभी केंद्र ने कर दिया, मैं केंद्र से बड़ा खफा हूँ, उन्हें करना ही था तो ट्राइफिकेशन करना चाहिए था। ये तो कोई बात नहीं हुई, कल को हर घर का भाई बोले कि नहीं अब मैं अपना अलग देश बनाऊंगा 4 कट्ठे का या 4 बीघे का। वैसे नहीं चलता, सिस्टम होता है। सिस्टम के अंदर में आपके साथ किसी ढंग का कोई अन्याय हो, जो राइट्स बाकी सिटीजन को है आपको ना मिले। रोजगार की समस्या है, बड़ा देश है, बड़ी आबादी है, बड़ी पॉपुलेशन है, कुछ रोजगार खुद ही सृजन करने। इंस्टीट्यूशंस की समस्याएं हैं, तो आप जिन लीडर्स को इलेक्ट कर रहे हैं एज ए समाज, आप उनके साथ बैठ कर के बात करें, उनसे हिसाब मांगे। जो जो भी, चाहे वो मोदी जी हो या सोनिया गांधी हो या जो भी लीडर्स हैं, मैं जब इनके भाषण सुनता हूँ तो बड़ा परेशान हो जाता हूँ। सभी आके ये प्रत्यारोप, वो प्रत्यारोप, वो प्रत्यारोप करते हैं। कोई ये तो आकर के बोले कि हम आएंगे तो हमने इतने स्कूल बनाने, इतने कॉलेज बनाने हैं, इतनी सड़कें डालनी है, तो मुफ्त ही बांटना है, जैसे अभी केजरीवाल साहब कर रहे हैं। कम से कम बोल रहे हैं, कर तो रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। सही नहीं कर रहे हैं, मुफ्तखोरी भी अच्छी बात नहीं, कर तो रहे हैं, वो बोल तो रहे हैं कि हम ये करेंगे। भाजपा वाले अभी, जब मैंने प्रधानमंत्री को सुना, तो प्रधानमंत्री भी अपनी बातों का 90% में 10% काम का बोल देते हैं कि हम एयरपोर्ट बनाएंगे। और उनका लक्ष्य बहुत मुझे अच्छा लगा, कई सालों से मैं इसके लिए प्रयासरत था। बोले कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल हो। और यूपी इसकी तरफ बड़ा कदम उठा चुका है। अपने आप में 25 करोड़ की आबादी का देश है, पूरा यूरोप के बराबर है भाई साहब, आबादी के हिसाब से। तो ये सराहनीय कदम है, तो ऐसे कार्य होने चाहिए ना। तो यही कहने का मतलब है कि लेट्स फॉरगेट एंड फॉरगिव बायगॉन्स। व्हेन आई से कि आप इसको भूल जाएं, तो इस मायने में ना भूलें, इंसिडेंट्स को आप याद रखें, लेकिन उससे जो जहर उत्पन्न हुआ है उसको भूलें। साथ ही साथ जो कश्मीर के जो नागरिक हैं जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया है, वो करें ना भाई। किसको एतराज है भाई, ये आपका रिलीजियस प्रैक्टिस है, आप कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि हम एक ही जीन्स के लोग हैं। इसको आप दो ना समझें। आप कैसे दो हो सकते हैं? आप वन ह्यूमन इज सिमिलर टू अदर ह्यूमन, दो नहीं हो सकते। ये दिमाग की पूरा फात है जो हमको और आपको लड़ा रही है। हमारे कलर थोड़े अलग हो गए तो हम ह्यूमन से कुछ दूसरे डिग्रेडेड प्राणी नहीं हो गए। कोई टॉल हो गया, कोई कम सुंदर है, कोई ज़्यादा सुंदर है, कोई किसी की नाक चौड़ी चौड़ी है, किसी की नाक पतली है, किसी की बाल कम है, किसी के बाल ज़्यादा हैं, उससे वो ऐसे ह्यूमन वो अलग नहीं हो गए। ये ह्यूमन रेस है। और ह्यूमन आप तभी कर सकते हैं जब आप वाइज हो, आप में इंसानियत हो, करुणा हो, दया हो। भगवान ने आपको बुद्धि दी है, इसका इस्तेमाल आप क्या कर रहे हैं? कॉन्स्पिरेसी करने में कर रहे हैं, एक दूसरे के कत्लेआम करने में कर रहे हैं। जिसको देखते हैं पेड़ खा जाते हैं, पौधे खा जाते हैं, जानवर खा जाते हैं, कोबरा तक को मार के खा जाते हैं, क्रोकोडाइल मार के खा जाते हैं, पशु पंछियों को खा जाते हैं। भाई क्या रखा है? तो ह्यूमन होगा, मुझे तो लगता है दैत्य। और इससे भी आपका पेट नहीं बढ़ा, आप एक दूसरे को मारने लगते हैं। ये गलत है। और ये गलत चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे हिंदुस्तान के किसी दूसरे पार्ट में, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का लोग करें, या विश्व की किसी भी जगह ऐसी चीजें हो रही हो, तो ये बंद होना चाहिए। और इसका हमें ही प्रतिकार करना पड़ेगा।
हमें ही बोलना पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आप बंदूक न उठाइए, आप हाथ न उठाइए, आप अपनी आवाज न उठाइए, बिना बिगाड़िए नहीं, लेकिन आवाज को उठाइए, अपनी आवाज दीजिए, सशक्त रूप से अपना पक्ष रखिए और तर्क के साथ रखिए। तभी जाकर के हम जो वो कुटिल आइडियोलॉजी है, जो क्रूएल आइडियोलॉजी है, उसको मार सकते हैं। बिना उसको मारे, बिना उस पर विजय पाए शांति संभव नहीं। कायरता को छोड़िए। आपका कायरता सिर्फ ये नहीं है कि आप भाग गए। आज जैसा मैंने बोला कि मैं मूवी थिएटर से बाहर आया, इतनी सेंसिबल मूवी देखने के बावजूद भी एक इंसान तैयार नहीं हुआ। उसमें काफी बुजुर्ग थे, शायद उसी जनरेशन के थे जिन्होंने सफर किया। तो आज हमारे जैसे लोगों को लग रहा है कि क्यों हमने सफर किया, क्योंकि वो कायर थे। जी, कायर थे, अपनी आवाज नहीं उठाई और इतने दिनों के बाद भी वो सुधरे नहीं। वो होपलेस जनरेशन थे। ये कि आज़ादी के बाद वो इतने दबे कुचले माहौल से निकले थे, या उनकी परवरिश थी जहाँ पर कि उस ब्रॉड स्तर में वो नहीं सोच पाए जिस ब्रॉड स्तर में मैं आज आपसे संवाद कर पा रहा हूँ। तो चलिए, जैसा हम लोग पहले ही बोले कि जो पुरानी चीज़ें हैं उनको हम नहीं बदल सकते, लेकिन जो वर्तमान है उसे हम बदल सकते हैं। आप अपनी बात को रखने की प्रक्रिया बदल सकते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कोई उग्र बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तथ्यों को रख रहा हूँ। तो अगेन मेरा बस इतना ही कहना है कि हम अपने देश में, घर में, समाज में और ऑन प्लेनेट अर्थ यानी यूनिवर्स पर से शांति को सबसे ज्यादा महत्व दें। जीवन में क्या चाहिए, जीवन की जरूरतों को उस पर ज्यादा महत्व दें। समाज को धर्म के नाम पर बांट करके, जाति के नाम पर बांट बांट करके लड़ने लड़ाने का काम बंद करें। जो जो हो गए कभी किसी भी ढंग की गलती से, गलतफहमी से, उसको भूलें, उसको स्वीकार करें, सॉरी बोलें, मूव अहेड करें। शायद यहीं से शांति की शुरुआत होगी, यहीं से विश्वास की शुरुआत होगी। हम बात ही नहीं करेंगे कोई कॉन्फ्रंटेशन। इसी के साथ एक और बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा है अभी भारत में, उस पर मैं बात करूंगा, जो हिजाब से जुड़ा हुआ है, as soon as possible। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर योर ओपिनियन। और जो आप लोगों में से कोई राष्ट्रभक्त हो, हिम्मत वाले लोग हों, तो मुझे ईमेल करें, यहाँ कमेंट छोड़ दें। मेरा जो है पर्सनल ईमेल उसमें दिया हुआ है, जो है rajkar@outlook.com पर भी कर सकते हैं। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे दोनों चीज़ें दी हुई है। फेसबुक का जो पेज है द इंडियन पेट्रोल, भारतीय देशभक्त, वहाँ भी आकर के ज्वाइन कर सकते हैं, हौसला अफजाई कर सकते हैं। और मैं चाह रहा हूँ कि कुछ और भी यूथफुल लोग मिले, नॉट नेसेसरीली कि काफ़ी यंग ही हों, बुजुर्ग हों, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड से आते हों, कहीं काम कर रहे हों, जो कोई भी जुड़ना चाहे, बस ऐसे ही सिंपल संवादों के लिए जुड़े, जहाँ मीडिया की बात हर कोई रखता है। ठीक है, एक सर्टेन ढंग के नैरेटिव चलाने वाले भी कई यूट्यूब चैनल हैं। मैं चाहता हूँ कि एक सिंपल साधारण नागरिक, जो मेरे आपके जैसा नागरिक हो,
जो समाज की त्रुटियों से त्रस्त हो जाता है, जैसे अभी वो शाहीन बाग का नाटक किया गया था, आदमी परेशान हो गया बॉस। तो उस ढंग के सिंपल सा संवाद करें, सिंपल सा, जिससे कि हम आने वाले फ्यूचर में लोगों के लिए रहने के लिए, जैसे मोदी जी बोलते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया है। तो वो चीज़ होनी चाहिए कि सबका साथ हो, सबका विकास हो और चले। जहाँ तक इस मूवी की बात है, अच्छी मूवी है, सराहनीय है, और ये बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है कि समाज का एक तबका, चाहे वो मूवी से हो, इंडस्ट्री से हो, या फिर शासन प्रशासन या जनरल पार्ट से हो, दूसरे तबके को दबाने में पड़ा है, सत्य की आवाज़ को दबाने में पड़ा है, हिंदू वर्ग को दबाने में पड़ा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब किसी भी चीज़ को दबाते हैं तो प्रेशर उसके अंदर खुद ही बढ़ जाती है, वो फूटता है तो आस पड़ोस की चीज़ों को नुकसान होगा। प्रेशर आप कहीं करने जाएंगे तो आपका भी दम लगता है, क्यों खाली पीली की एनर्जी खराब करना। कंस्ट्रक्टिव चीज़ में लगाओ ना बॉस, है ना। मैं अभी बाहर रह रहा हूँ, आता हूँ जाता हूँ, इजिप्ट घूम के आया, सब पूरा इजिप्ट ही जा पाने था, नो प्रॉब्लम, है। तो वैसे ही थोड़ी कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में लगाओ, नो प्रॉब्लम। जय हिंद, भारत माता की जय।